Hello everyone, and today we will start our topic that is Aristotle's Poetics, chapters 1 to 18. And this is a very long chapter. So we will understand the foundations of the Western literary criticism and the theories of Aristotle. So let's get started. Yes. So here we will start with a short introduction to Aristotle. That is, he was a Greek philosopher, a polymath from 384 to 322 BC. Student of Plato, tutor to Alexander the Great, profound influence on Western thoughts in various fields, logic, metaphysics, ethics, politics, biology, aesthetics. So his work Poetics is a foundational text in the literary theory as told by the other philosophers and the other writers. So context of poetics is all about that it was written around 335 BC. अब जब हम बात करते हैं एरिस्टोटल की थियोरीज के बारे में तो ये एक तरीके से लेक्चर नोट्स है और जैसे आप इनसे अपना काम तैयार कर सकते हैं और अ ट्रीटाइज फॉर द स्टूडेंट्स की जो उनको फॉलो करते थे तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक स्टार्टिंग है। हालांकि इसको कहा जाता है कि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये फोकस किस पर करता है, इसमें ट्रेजेडी के बारे में बात होती है, विद सम डिस्कशंस ऑफ एपिक पोएट्री, और जहां पर जो प्लेटो का एक रिस्पॉन्स है उनकी पोइट्री जो रिपब्लिक उन्होंने लिखी उसमें वहां पर ये एरिस्टोटल ने उनके साथ उस चीज को बिल्कुल रिवोल्ट किया जो थियरी प्लेटो ने दी। और वो एम करते हैं कि किस तरीके से पोइट्री का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है और उसका जो नेचर है, जो उसकी खुद की प्रकृति है, वो एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या है कि पोइट्री की जो शुरुआत है वो किस चीज को लेकर जो है वो शुरू हुई है। सो चैप्टर 1 बताता है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ पोएटिक्स इमिटेशन, कि जब हम किसी चीज को देखकर उसके अनुरूप ही काम करने की कोशिश करते हैं तो इमिटेशन को उन्होंने नाम दिया दैट इज माइमेसिस। सो पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन और माइमेसिस। तो इमिटेशन हम क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये है दैट इट कि whatever the poetry has been written by any the person we see and we try to imitate, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको as it is करना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पर डिफरेंस क्रिएट करता है, वो थोड़ा सा उसमें अंतर बताता है। दैट इज डिफरेंट आर्म फॉर्म्स बेस्ड ऑन द मीडियम, किस वजह से लिखी गई, मीडियम क्या था, सोर्स क्या था, किस चीज पर लिखी गई, ऑब्जेक्ट क्या था, और मैनर ऑफ इमिटेशन क्या था, हमने उसको किस तरीके से इमिटेट किया यानी कि लिया। जैसे कि अब एडजेक्टिव में जब हम पढ़ते हैं, एडवर्ब में भी हम करते हैं, तो एडवर्ब कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का है, मैनर है, प्लेस है, टाइम है, किस तरीके से बात कही गई, कब कही गई, कहाँ कही गई, है ना, उसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या थी। सो दीज आर द थिंग्स। सो हियर एरिस्टोटल wants to describe the art that is totally based on three major things. That is, first is the source, second is the what is the object, and what kind of imitation has been done by that particular person. तो वो explain करता है that how different arts use different means, है ना। तो पोइट्री के अंदर चाहे कोई भी चीज है तो उसमें किन किन चीजों को हम ऐड करते हैं when we see, so rhythm is added, लैंग्वेज इज डन एंड हार्मनी, ठीक है, कि किस तरीके से उसको गाया जाता है, राइट। सो पोइट्री इमिटेट्स ह्यूमन एक्शंस, कि जिस तरीके से व्यक्ति के हाव भाव है, कविता उसको देखकर लिखी जाती है कि आदमी सामने वाला जो है वो क्या कर रहा है, और उसको देखकर ऑब्जर्वेशन के थ्रू थ्रू ऑब्जर्वेशन वी get to know that what type of imitation is being done, and that is delved into the thing of poetry, है ना। So he gives he exactly explains with the example, वो example के तौर पर बताता है, जैसे आपने पीछे पिक्चर में देखा। So mimesis in action की जो कार्यशैली है, जो काम हो रहा है, what is that? So where here we are taking the example of painting of a battle scene, हमने battle scene की जो है वो painting उठाया, and we see the medium, that is the colors and forms on a canvas। जैसे देखिए कोई कैनवस होता है ना, कोई सिंपल चीज होती है तो वो प्लेन होती है, वो व्हाइट होती है, उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर होता है, बट बाय एडिंग कलर्स डिफरेंट फॉर्म्स हम उसको एक बहुत ही खूबसूरत कलाकृति में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। सो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन इज दैट, कि हमने ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, कि हम अपनी पेंटिंग के थ्रू व्हाट वी वांटेड टू शो टू द अदर पीपल दैट व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग आई एम मेकिंग,
मैं कौन सी आर्ट कर रही हूँ, ठीक है, हिस्टोरिकल बेस्ड है ना, जो है फ्री आर्ट है जिसको हम कहते हैं ना कि मॉडर्न आर्ट, है ना। सो इट इज अ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल और इमेजिन बैटल की हमने उसको इमेजिन किया, हमने कहीं से वो पिक्चर ली, हमने हिस्टोरिकल उसको उठाया और उसको इमेजिन करके हमने उसको बैटल सीन में कन्वर्ट कर दिया। सो दैट इज मिमेसिस इमिटेशन, राइट। मैनर ऑफ इमिटेशन क्या है कि वो कैसे काम करता है, किस तरीके का उसका काम है, दैट इज अ स्टैटिक, वो सिंपल है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि अगर सिर्फ ऑडियो होता तो हम सुनकर बता सकते, हम उसको इमेजिन कर सकते थे। ओके, इफ somebody has told the any situation of any battle, so we have imagined because we were not having that visual thing, है ना, in front of हमारे सामने वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन जब हमने उसको पेंटिंग में कन्वर्ट कर लिया, सो दैट बिकेम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, कि हमने उसको देखा कि क्या वो इंडियन मैथोलॉजी से लिया गया है, या वो किसी फॉरेन मैथोलॉजी से लिया गया है, या किसी हिस्टोरिकल सिचुएशन से उसको लिया गया है। So in this way, manner of imitation has been given to you. So that is a particular perspective. So how it's imitation, उसका imitation कैसा है, here you can explain। आप कोई और अदर एग्जाम्पल भी आप उसमें दे सकते हैं जब आप उसको पोइट्री के साथ रिलेट करते हैं। सो द पेंटर यूजेस द स्किल टू क्रिएट एन इल्यूजन। अब पेंटर का क्या काम है, वो आपके सामने एक इल्यूजन या रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, दैट इज ऑफ द क्योटिक एंड वायलेंट रियलिटी ऑफ बैटल। की क्योटिक मीन्स क्या है, जहां पर हमने देखा कि वो जो एक बैटल का जो सीन है, वहां पर लड़ाई आपस में हो रही है एंड दे आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, वो हमें दिखा रहा है, दैट इज द वायलेंट रियलिटी, वो एक वायलेंट रियलिटी होती है। सो दैट इज अलाउइंग अस टू परसीव, हम उसको देखते हैं, समझते हैं इन अ न्यू वे, हम उसको एक अलग मैनर में देखते हैं। सो वी आर एक्सपीरियंसिंग, वी आर रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी ऑफ आर्टवर्क, और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज जो पेंटर ने हमें एग्जैक्टली चीज बनाकर दिखाई है, दैट इज रियली appreciable. Okay, so that what is called as imitation in action or mimesis in action. अब चैप्टर 2 के अंदर वो क्या बताता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशंस आर दे द कैरेक्टर्स, कि इमिटेशन का हमने सोर्स कौन सा लिया है, हमने ऑब्जेक्ट कौन सा लिया है। सो हियर ही एक्सप्लेन्स ट्रेजेडी इमिटेट्स मेन बेटर देन द एवरेज, राइट। कि अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी, कोई दुखान घटना जो है वो घटित होती है, सो वो एवरेज पर्सन से ज्यादा उसको एक्सप्लोर कर सकता है, उसको बताता है और दिखाता है ना। सी यू कैन सी इन द फेसेस, आप यहाँ पर दो चेहरे देख रहे हैं, एक हंसता हुआ है और एक रोता हुआ चेहरा है ना। तो हम किसी को, हम ये कहें किसी को देखकर हम ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर ही इज हैप्पी और ही इज नॉट हैप्पी। सो दैट इज सम कैरेक्टर्स कैन बी नोबल एंड सम कैरेक्टर्स कैन बी हीरोइक, ठीक है। तो ट्रेजेडी इस तरीके से इमिटेट्स करती है लोगों को, कैसे, बेटर देन द एवरेज, कि किसी के साथ वहां पर हमें जो सिचुएशंस या संभावनाएं नजर आती हैं उसको देखकर हम ज्यादा जल्दी जज कर सकते हैं। बट कॉमेडी जो है, जो दूसरा एक एरिया है किसका, लिटरेचर का या कहीं पर भी, तो कॉमेडी इमिटेट करती है मेन को वर्स देन द एवरेज। उससे कम रिडिकुलस हो जाता है, कई बार कॉमेडी भद्दी हो जाती है, कई बार उसमें बहुत सारी कमियां हो जाती है, लॉट्स ऑफ स्टूपिड थिंग्स आर देयर इन द कॉमेडी, कि हम ट्राई करते हैं किसी को हंसाने की, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कि क्या वो रिडिकुलसली बताया गया है या उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। सो दैट इज टोटली रिलेटेड टू द एथिकल डायमेंशंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड द एक्शंस, कि अगर आपके सामने कोई ऐसा कैरेक्टर है, आपने उसको कैसे जज किया है, आप उसके एक्शंस को कैसे, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम सिटिंग इन अ सिचुएशन वेयर all some bad thing has happened, how can I smile, how can I laugh? So that is totally opposite. So I'm not working according to the actions, or I'm not working according to the existing environment, तो वो बहुत चीज गलत हो जाती है। So this distinction, जो ये difference है, ये crucial हो जाता है जब आप understand करते हैं, जब आप समझते हैं that every genre is having a moral scope। हर योनरा के अंदर, हर एरिया के अंदर आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, एंड दैट इज द इमिटेशन, दैट इज इमिटेशन, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कैरेक्टर, राइट। सो वो आपको यहाँ पर इस तरीके से समझाता है। सो आर कैरेक्टर्स बेटर और वर्स, क्या कैरेक्टर्स अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, डिफरेंट टू डिफरेंट थिंग्स। सो एरिस्टोटल ने इसको कैसे एग्जाम्पल किया, ही टुक अप द एग्जाम्पल ऑफ इडिपस एज अ स्टॉक कॉमिक कैरेक्टर। एक उसने सीरियस कैरेक्टर उठाया, एक उसने कॉमिक कैरेक्टर उठाया, जस्ट टू गिव आउट द डिफरेंस, दैट व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो इडिपस वाज अ ट्रेजेडी,
So here the imitation was better than the average. We have understood the bad situation or the worst situation, but how? So imitation कैसे था better than the average? He was a king, इंटेलिजेंट था, डिटर्मिन्ड था, सक्सेसफुल था, एंड उसने कोशिश करी टू फाइंड आउट द किलर, ओके। उसका डाउनफॉल कैसा हो गया? दैट बिकेम अ स्टॉक कॉमिक कैरेक्टर। उसी के अंदर वो फ्लॉ कैसे आया? नाउ Oedipus changed into a comic character. How? बिकॉज जो उसका डाउनफॉल था, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो लोग हंसते ज्यादा है ना, दे डोंट कम टू अप्रिशिएट अस, या वो मोटिवेट हमें करने के लिए नहीं आते। सो दैट इज कमिंग फ्रॉम अ नोबल परस्यूट, जब वो एक बहुत अच्छे राजशाही घराने से जो है वो ताल्लुक रखता था, लेकिन उसकी जो डर था, उसका जो, उसको एक हीरोइक स्टैच्योर से जो है वो क्या कर दिया, अलग कर दिया गया, तो वो एक कॉमिक के अंदर कन्वर्ट हो गया है। सो नेक्स्ट इज कि जो माइल्स ग्लोरियस था, जो एक ब्रैगरेट सोल्जर था, ये भी एक कॉमेडी थी। तो वो वर्स देन द एवरेज कैसे हो गया कि हम लोग उस पर हंस बहुत ज्यादा रहे थे? क्योंकि जो कैरेक्टर था, स्टॉक कैरेक्टर रोमन कॉमेडी का, ग्रीक ट्रेडिशन से इसे लिया गया, वो बेकार था, वो कायर था, उसकी जो विजन थी वो क्लियर नहीं थी, और उसको आसानी से हम कहते हैं ना कि कान का कच्चा होना, सो ही कैन बी इजिली ट्रिक्ड आउट, ठीक है। तो उसकी जो कमियां थी वो बहुत खुलकर बाहर आई। सो द flaws were exaggerated by the people and he tried to boast out the things loudly. वो अपनी चीजें, अपनी बड़ाई खूब जोर जोर से बोलता था, है ना। तो उसका जो फेलियर था वो वहां पर आया, तो लोगों ने उसको, एक उस पर लोगों ने दया नहीं खाई, बिकॉज दैट वाज द फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर, ओके। सो ही बिकेम द दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द लाफ्टर, नॉट पिटी। तो लोगों ने उस पर दया नहीं खाई। इडिपस को हम पिटी से देख सकते हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन जो उसके साथ हुई। बट इन दिस माइल्स ग्लोरियस, यहाँ पर जानबूझकर उसने अपने आप को एक लाफ्टर, हास्य का पात्र बनाया लोगों के सामने, कि लोग उस पर दया नहीं खाएंगे। लोगों ने कहा कि देखो what he has done, because he was a very coward person, he was very deluded. So in this way that is better or worse. तो यहाँ पर क्या चीजें होती हैं? That is the form of imitation. You can be better or you can be worse. सो द नेक्स्ट इज मैनर ऑफ इमिटेशन, जो चैप्टर 3 में आपको बताया जाता है। दैट इज मैनर ऑफ इमिटेशन, कि आप किस तरीके से उसको इमिटेट करते हैं, नाइसेंस को लेकर आते हैं, वेदर इट इज नरेटिव और वेदर इट इज ड्रामेटिक। क्या आप उसको लंबी बात में तब्दील करते हैं और आप उसको एक ड्रामेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ इमिटेटिंग। तो पोइट्री की भी इसी तरीके से डायमेंशंस है। फर्स्ट इज नरेटिव, दैट इज लॉन्ग पोएम, एपिक पोएम्स। तो पोइट वहां पर क्या करता है? स्पीक्स इन हिज ओन पर्सन, वो अपने आप से बात करता है। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ एंड अज्यूम्स अदर वॉइस, तो दूसरी आवाजें उसको सुनाई देती हैं, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड दैट एपिक पोइट्री, और वहां पर वो दूसरे लोगों की बातों को दिमाग में सुनता है। बट व्हेन इट इज coming to the dramatic portion, whether it is tragedy, whether it is comedy, so the characters themselves act, वो action करते हैं and speaks directly to the audience, तो वो सामने वाले को वो imitate करके बताते हैं कि they created a situation, they followed a situation, they recreated, they reacted the situation, and the emotions and feelings of the characters were directly spoken to the audience by themselves. तो ये directness आती है इसमें, ठीक है। मैनर ऑफ इमिटेशन में एक ड्रामेटिक इमिटेशन उसको क्रिएट किया जाता है। सो द नेक्स्ट इज कि नैरेटिव वर्सेस ड्रामेटिक। तो अब नैरेटिव और ड्रामेटिक में डिफरेंस क्या है? अब एग्जांपल यहाँ पर उठाता है होमर्स इलियड एंड सोफोक्ल्स एंटीगोन। So there is a big difference. Okay, whenever you are writing your question answer, you have to give the proper example. That is the only way to explain the current situation. तो इलियड जो है वो क्या है? That is a long narrative epic, बहुत लंबी कविता है। और उसका मैनर क्या है? So Homer the poet, जो कवि है, he recounts the events of Trojan War, वो ट्रोजन वॉर्स के जितने भी इवेंट्स उनको रिएक्ट कर रहा है, दोबारा रिकॉल करता है। सो ही डिस्क्राइब्स, वो वहां पर अकाइल्स के गुस्से को एक्सप्लेन करता है, हर कैरेक्टर को वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है। हेक्टर की ब्रेवरी है, भगवानों का इंटरवेंशन है, बीच बचाव करना। सो ही स्पीक्स इन हिज ओन वॉइस, ही इज एड्रेसिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बात करता है। एंड समटाइम्स अडॉप्ट्स द वॉइस ऑफ द कैरेक्टर, तो वो कई बार उस कैरेक्टर में घुस जाता है और उसके बाद उसको वो बताता है। सो द प्राइमरी मोड इज द नरेटर, दैट इज द थिंग कि मैनर में आप क्या लिखेंगे व्हेन यू आर गिविंग द आंसर नरेटिव वर्सेस ड्रामेटिक। तो प्राइमरी जो मोड क्या है नरेटर का, वो क्या है? सो व्हाट ही हियर अबाउट द इवेंट्स, आपको इवेंट्स के बारे में कैसे सुनाया गया है और उसने क्या उनको देखा है, तो दैट इज कॉल्ड अ नरेटिव
Next is Antigone जब हो गया, dramatic tragedy is also there. So we see the manner once again that characters like Antigone, Creon, Ismene directly speaks and interact. एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है. सो वी विटनेस दी आर्ग्यूमेंट्स, तो हम उनके आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनकी सफरिंग्स को देखते हैं, जो उनके डायलॉग्स हैं थ्रू देयर एक्शंस ऑन द स्टेज. सो अंदर कोई एक्सटर्नल नरेटर नहीं है, nobody is behind the curtain, but the story unfold, entirely through the characters, their actions and their speeches. So we can experience the same dialogues and the actions whatever we are seeing. जैसे मूवी देखते हैं ना, so that is a dramatic tragedy. Next is chapter number 4. आज हम इतना ही करेंगे and we will continue later on. So this chapter 4 is all about the origins of poetry, कि poetry का origin कहाँ से हुआ. That is human nature. और वो नेचर क्या है इंसान का, ह्यूमन नेचर, दैट इज कि अगर मैं, पोइट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स. आदमी अगर कुछ सोच रहा है, दिमाग में से सिक्स सेंस से कुछ काम कर रहा है, सो वी लर्न थ्रू इमिटेशन. जैसा हमें पहले भी पता है कि हम किसी के हाव भाव से उस चीज को जज कर सकते हैं, तो वो हमारी सिक्स सेंस है. सेकेंड इज वी कैन जज बाय रिदम एंड हार्मनी, कि क्या वो दैट इज अ हैप्पी सॉन्ग और दैट इज अ सैड सॉन्ग. तो प्लेजर्स जो हमें मिलते हैं इमिटेशन से, वो कॉप्सेस है, हम उनको देखते हैं और हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से लेटा हो, वी कैन मेक द मूवमेंट्स, राइट. और सेकंड क्या है कि बहुत ज्यादा किसी जॉनरा से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पोइट्री हमें और अच्छे से समझ में आती है. सो कि पोइट्री की रूट्स कहाँ है, द नेचुरल ड्राइव, है ना, जड़ें कहाँ से पैदा होती हैं. सो ही सेज दैट दिस इज जस्ट लाइक अ ड्रम सर्कल. जैसे एक बच्चा खेलता है प्ले में, जब हम देखते हैं छोटे बच्चों को, दे प्ले, दे इमिटेट देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, ठीक है ना. तो कोई बच्चा जो है जब एक सुपर हीरो की तरह बात करता है या डॉक्टर की तरह करता है, तो उसी तरीके से सो ही स्टार्ट्स मिमिकिंग द जेस्चर्स, द वॉइसेस, द सिनेरियोज जो उसने अपने आसपास देखा है, and he will act as it is the other characters are performing. Okay, so he's pretending to be the doctor, he's pretending to be a superhero, है ना, to explore the different roles, to understand the world, to find enjoy in the creative acts of mimesis. तो क्या है, they learn by imitating. तो बच्चे का एक्ट क्या है, they learn by imitating. सेकेंड इज ग्रुप ड्रम सर्कल, जहां पर रिदम होती है, हारमोनी होती है. व्हेन वी आर सिंगिंग, हमारा सिंक्रोनाइजेशन उसमें होता है म्यूजिक के साथ, सिंगिंग के साथ, वर्ड्स के साथ, मॉड्यूलेशन के साथ. सो दैट इज पीपल स्पॉन्टेनियसली जॉइन इन रिदमिक बीट्स. कोई डांस कर रहा है, वी ऑटोमेटिकली जॉइन द ग्रुप, क्रिएटिंग अ शेयर्ड स्ट्रक्चर साउंड, हम भी इंजॉय करते हैं. प्लेजर हमें आता है, पैटर्न्स ऑफ साउंड वी कैन सी. सो दैट इज अ रिदमिक फॉर्म, और हम उसको पोइट्री का एक मीटर बता देते हैं. Okay, so that's for today, and tomorrow we will continue with chapter number 5. So thank you for today, and please subscribe if you like my channel. Thank you.